अध्याय 21 एक वज्रपात की तरह प्रहार करता है। एलेक्स लॉक अब विनाशकारी शापित तकनीक रिवर्सल में पूरी तरह से निपुण हो गया है। रेड शापित ऊर्जा की तरंगों के बावजूद अविचल खड़ा है, जो उसे विनाशकारी बल के साथ पीछे हटाने की शक्ति प्रदान कर रही है, जो उसके पिछले प्रयासों को बौना बना देती है। अधिक घातक प्रतिक्रिया नहीं, अधिक अस्थिरता नहीं, केवल शुद्ध परिष्कृत अराजकता उसकी उंगलियों। जब विशालकाय एबोमिनेशन उस पर टूट पड़ता है तो एलेक्स पीछे हट जाता है, डर से नहीं बल्कि सटीकता से। यह केवल रेड के बारे में नहीं, वह ब्लैक फ्लैश को पूर्ण कर रहा है। समय विकृत प्रभाव वाला प्रहार जो उसे ईश्वरीय युद्ध कौशल तक बढ़ा देता है। अपने असीम क्षेत्र को बंद करके एलेक्स अपनी कच्ची ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करता है। उसकी मांसपेशियां क्षमता से प्रज्वलित हो जाती हैं। एलेक्स का हाथ खून से लटपट है, लेकिन टूटा नहीं। उसे लगता है कि उसके अंदर नई जान आ गई। रिवर्स तकनीक उसे तुरंत ठीक कर देती है। उसके दुश्मन की पलक झपकने से भी पहले जीत सिर्फ ताकत नहीं है, यह नियंत्रण है। एक ऊंची कदम से अफरा-तफरी के बीच स्टार्क अविश्वास से देख रहा था कि कैसे सफेद बालों वाला वह व्यक्ति नीचे के राक्षस को सहज क्रूरता से चकनाचूर कर रहा था। धिक्कार है, यहाँ असली राक्षस कौन है? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन विस्मय एक पल में ही भय में बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एलेक्स, तुम्हारे पीछे उसी क्षण एक बहरा कर देने वाला वार हवा में चीरता हुआ एक विशाल साया नीचे उतरा। एक विशाल मुक्का, ध्वनि से भी तेज, एलेक्स की खोपड़ी की ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन एलेक्स, जिसकी 6 आंखें इस हलचल को शुरू होने से पहले ही भांप चुकी थी, जरा भी नहीं हिला। शांत, संयमित, निर्लिप्त। उसने अपनी ठुड्डी पर ऐसे हाथ फेरा जैसे कोई दार्शनिक थीसिस के बीच में हो। ब्लैक फ्लैश के बाद यही है वो जोन। लगातार 2 वार ने कुछ नया जगा दिया था। उसका शरीर ऊर्जा से गूंज उठा। उसकी इंद्रियां तर्क से परे तीक्ष्ण हो गईं। हवा का हर विवरण, हर बदलाव उसके दिमाग में अंकित हो गया। फिर धमाका, हल्क की मुट्ठी ने हवा को चीर दिया और एक झटका एलेक्स के सिर पर लगा। जैसे ही हल्क का विनाशकारी मुक्का एलेक्स के चेहरे के पास रुका, तनाव चकनाचूर हो गया। इसके बाद जो हुआ वह युद्ध से ज्यादा एक गुस्से का आवेश जैसा लग रहा था। एक विशालकाय जानवर हल्क ने ताबड़तोड़ मुक्कों की बौछार कर दी। हर घूंसा एलेक्स को छू भी नहीं पाया। स्तब्ध दर्शकों के लिए यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा किसी अविचलित वयस्क पर वार कर रहा हो। तभी ध्वनि के धमाकों से हवा में एक हलचल के साथ एलेक्स अपने विचारों से बाहर आ गया। एक कदम आगे बढ़ने से ही वह हरा गोलियत लड़खड़ा गया। हल्क को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि एलेक्स की चमकती नीली आंखें उसकी आंखों से मिली और काली बिजली से भरी एक छोटी हथेली हल्क के माथे पर आकर गिरी, उसे कंक्रीट में धंसा दिया। एलेक्स के चेहरे पर वही दुष्ट मुस्कान लौट आई जब उसने घूमकर पीछे की ओर लात मारी। उसी काली ऊर्जा का एक और भयानक स्पंदन छोड़ा। अबोमिनेशन, जो उस लड़ाई में शामिल हो गया था, मलबे की तरह एक टैंक से होकर दीवार में जा धंसा। पीछे मुड़कर देखे बिना एलेक्स आगे बढ़ा। उसकी नजरें हल्क पर टिकी थीं, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और अगले वार का सामना करने के लिए। धमाका, धमाक, धमाक। एलेक्स की मुट्ठियों से निकलती काली बिजली के हर वार के साथ हवा फट रही थी, धरती हिल रही थी और दर्जनों मीटर चौड़ा गड्ढा बन रहा था। लगातार 3 ब्लैक फ्लैश बेहद सटीकता से लगे, जिससे हल्क स्तब्ध और लहूलुहान हो गया। उसका विशाल शरीर ढहने के कगार पर था। एक और मुक्का और एलेक्स उसे कुचल सकता था, बैनर को पानी की सतह पर गिरा सकता था, लेकिन फिर खामोशी। चौथा मुक्का आया, सादा और शक्तिहीन। न बिजली, न क्रोध। हल्क विनाश के लिए तैयार होकर नभ में पलकें झपका रहा। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी बाहें, जो कभी बचाव में एक दूसरे से चिपकी हुई थी, अब
कांप रही थीं दर्द से नहीं, अपमान से। यह चांदी के बालों वाली टहनी उसे चिथड़े की तरह कैसे उछाल रही थी? ताकत की लड़ाई ऐसे नहीं होनी चाहिए। पहले पीले टाइटन के खिलाफ हल्क इतना घबराया नहीं था। आखिर यह आदमी कौन था? वह कमजोर लग रहा था, लेकिन किसी देवता की तरह वार कर रहा था। हल्क, जो पीछे हटने और बैनर को स्वप्न से निपटने देने के लिए तैयार था, अचानक उसे एहसास हुआ वह अभी भी खड़ा था। वह आखिरी मुक्का, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद की एक किरण, गुस्से का एक उफान, एक ऐसी दहाड़ के साथ जिसने गड्ढे के किनारे को चीर दिया। हल्क आगे बढ़ा और उस सफेद बालों वाले रहस्य पर अपने दांत दिखाते हुए, जिसने उसके क्रूर बल के सिंहासन को चुनौती देने की हिम्मत की थी, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए हल्क ने महसूस किया कि सफेद बालों वाला खतरा इतनी जल्दी फिर से उस विनाशकारी काली बिजली को नहीं छोड़ सकता है। यह जाने का समय था। एक जोरदार गर्जना के साथ हल्क ने खुद को आगे बढ़ाया, मुट्ठियां तैयार। तभी एबोमिनेशन एलेक्स के पीछे आ पहुंचा। यह सब घटित होते हुए देख रहा था। डेली ग्लोब की खुफिया जानकारी के अनुसार सफेद बालों वाले आदमी ने पहले कभी केवल एक बोल्ट छोड़ा था। इस बार उसने लगातार 7 बोल्ट दागे थे। पागलपन! यहां तक कि मानव सीमाओं से परे उत्परिवर्तित किसी व्यक्ति के लिए यह उसे किनारे पर धकेलने के लिए था। अब वह क्षण था। यदि हल्क और एबोमिनेशन ने दबाव बनाए रखा तो वे उस शापित स्थानिक अवरोध को फाड़ देंगे और उसे कुचल देंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के 2 पूर्व प्रतिबंधियों आवश्यकता से प्रेरित होकर एलेक्स पर एक साथ घूंसे बरसाए उसके लिए एलेक्स की दैवीय शक्ति भी 2 महाशक्तियों के सामने नाकाफी हो सकती थी। इस बीच धरती से ऊपर निक फ्यूरी सैटेलाइट फुटेज देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह एलेक्स पर दांव भी नहीं लगा रहा था। आखिरकार 7 बार काली बिजली से जलने की एक कीमत तो चुकानी ही थी। हल्क और एबोमिनेशन बिना किसी बंद स्विच वाले राक्षसों की तरह पुनर्जीवित होते हुए एलेक्स द्वारा उन पर किए गए हर प्रहार को ठीक करते रहे, मानो समय भी उन्हें दाग न सके। उनकी योजना अपनी सरलता में क्रूर थी। उसे थका देना, उसकी सहन शक्ति को तब तक जलाए रखना जब तक कि उसकी असीम रक्षा टूट ना जाए। यह सब उलझता हुआ देखकर निक फ्यूरी शक्तिहीन खड़ा रहा। उसके चेहरे पर निराशा छा गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एलेक्स को इस अराजकता से जिंदा बाहर निकालना कोई रास्ता नहीं है। क्या सचमुच यही सफेद बालों वाला म्यूटेंट गिरेगा? लेकिन असली दहशत युद्ध के मैदान में नहीं थी। यह ऊपर थी, जहां एडी ब्रॉक उन्माद में अपना कैमरा पकड़े हुए था। यह सिर्फ एक नायक का पतन नहीं था, यह उसके अपने करियर का नाले में डूबना था। उसकी सफलता का हर कतरा सफेद बालों वाले म्यूटेंट की किंवदंती पर टिका था, और अगर वह किंवदंती मर गई तो ईडी का भविष्य भी। किनारे को पकड़े हुए क्रोध और हताशा उसके अंदर तड़प रही थी। चलो, तुम सबसे ताकतवर हो, उसने प्रार्थना की तरह बुदबुदाया। उस क्षण वह व्यक्ति जो वेनोम बनने वाला था, शक्ति, धन या अस्तित्व के बारे में नहीं सोच रहा था। वह नंबर 1 प्रशंसक था, जो अपने नायक से न गिरने की भीख मांग रहा था। वह व्यक्ति के बारे में प्रशंसक था। बहते हुए युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच एलेक्स शांत और निश्चिंत खड़ा था, जबकि हल्क और एबोमिनेशन उस पर ऐसे वार कर रहे थे कि धरती ही फट गई। जब उनके चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, एलेक्स बस अपनी ठुड्डी रगड़ रहा था, आंखें आसमान की ओर देखते हुए सोच रहा था, लगातार 7 ब्लैक फ्लैश, जरूर कोई रिकॉर्ड होगा। फिर एक सहज खिंचाव और मुस्कुराहट के साथ वह 2 विशाल हरे टाइटन्स की ओर मुड़ा और घोषणा की, अब इसे खत्म करने का समय आ गया। एबोमिनेशन ने एक क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, उसे हड्डी हड्डी चकनाचूर करने का वादा करते हुए। लेकिन एलेक्स बस धीरे से मुस्कुराया और जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। यह कहते हुए उसने अपनी एक चमकती हुई उंगली उठाई। एबोमिनेशन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे पहली रिपोर्ट की काली लाल विलक्षणता याद आ गई। एक विलंबित लेकिन विनाशकारी ऊर्जा प्रहार। हताशा ने वार किया। उसे भागने की जरूरत थी,
उसके पास शायद पर्याप्त समय होता अगर कहानियां सच होती। अपने दुश्मन की चौड़ी आंखों वाले आतंक के बीच एलेक्स की उंगलियों पर एक काली लाल विलक्षणता पलक झपकते ही अस्तित्व में आ गई, खामोश, निरपेक्ष और असंभव रूप से तेज। यह इतनी तेज क्यों है? प्रतिद्वंद्वी भ्रम और भय में डूबते हुए चिल्लाया। लेकिन एलेक्स के भीतर शापित ऊर्जा उलट गई और उमड़ पड़ी, निपुणता से परिष्कृत होकर और लाल तकनीक के साथ मिलकर उसके हाथ में पूर्ण नियंत्रण में आ गई। कभी लगभग असंभव विलक्षणता अब उसकी इच्छा शक्ति के विस्तार की तरह प्रतिक्रिया दे रही थी। उसकी मुस्कान धुंधली पड़ गई। शापित तकनीक का उलटाव, लाल विस्फोट प्रकृति की एक शक्ति की तरह हुआ। शुद्ध प्रतिकर्षण ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। दुश्मन ने भागने की कोशिश की, लेकिन 6 आंखों की निगाहों से छिपना संभव नहीं था। विलक्षणता उसके सीने में धंस गई, अजय, निर्दयी, और उसे स्टील, कंक्रीट और आकाश में फेंक दिया। हवा में एक बख्तरबंद सूट से टकराकर उसके संपर्क में आते ही वह चकनाचूर हो गया, टाइटेनियम कागज की तरह फट गया। जब शरीर आखिरकार एक दीवार से टकराया तो सिंगुलैरिटी ने पूरी ताकत से उसे भेद दिया, उसके कोर को चीर दिया और युद्ध क्षेत्र को लाल रंग में रंग दिया। एबोमिनेशन के बख्तरबंद ढांचे को चीरने के बाद वह काला लाल विलक्षणता एक ब्रह्मांडीय गोली की तरह आगे बढ़ी और 1 किलोमीटर लंबा निशान उस जगह बना दिया जो कभी जीवंत न्यूयॉर्क हुआ करता था। हल्क जड़वत खड़ा था, खंडहर परिदृश्य के पार अपने गिरे हुए प्रतिद्वंदी को देख रहा था। एबोमिनेशन, जो अब दूरी पर एक कराहते हुए ढेर में सिमट गया था, वह क्रूर जिसने कुछ ही क्षण पहले उस पर काबू पा लिया था, इतनी आसानी से हरा दिया। फिर बदलाव आया। चांदी के बालों वाली इकाई मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने वही विनम्र उंगली हल्क की ओर तान दी। वही इशारा, वही नियति। नहीं, हल्क चिल्लाया, गुस्से से नहीं बल्कि डर से। सच में हड्डियों तक गहरा डर। कुछ ही सेकंड में हरा टाइटन अंदर की ओर ढह गया। फ्यूरी, क्या तुम्हें राक्षस इकट्ठा करने का शौक है? यह टिकाऊ है, शायद इसका विश्लेषण करने लायक हो। ऊपर शील्ड के सैटेलाइट फीड ने सब कुछ कैद कर लिया। वह विलक्षणता जिसने एबोमिनेशन को अपंग बना दिया, वह मुस्कुराहट जिसने हल्क को उलझा दिया, और वह अकेला व्यक्ति जो अब अराजकता के बीच शांति से चल रहा है। मानो वह भी कोई और मंगलवार हो, उस सफेद बालों वाले आदमी के बारे में सोचकर जिसने 2 राक्षसों का आसानी से सफाया कर दिया था। एलेक्स उत्साह से भर गया। यही असीम की असली शक्ति थी। उस क्षण वह प्रणाली उसके मन में गूंज उठी। अनुभव प्राप्त हुआ, तकनीक उन्नत हुई। अब दूसरे स्तर पर असीम शापित तकनीक ने उसे परमाणु स्तर पर अंतरिक्ष पर शासन करने दिया। उसके आसपास की वस्तुएं धीमी पड़ गई, उसे छू नहीं सकी। यह महारत उसके मन में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, उसकी प्रभावी सीमा को दोगुना कर दिया और उसके अगले कदमों की अपरिष्कृत शक्ति को बढ़ा दिया। लाल और नीला, जो कभी शक्तिशाली थे, अब और भी अधिक बल के साथ उमड़ पड़े। अगर उसने फिर से रिवर्सल रेड का प्रयोग किया तो यह न केवल दुश्मन को उड़ा देगा, यह उनके भीतर तक चीर देगा। एक शक्तिशाली एजेंसी के साथ बातचीत समाप्त होते ही एलेक्स शांति से खड़ा रहा, जबकि सशस्त्र बल दूर से भय से स्तब्ध देख रहे थे। सबसे कठोर सेनापति भी पास आने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि मनुष्य और शक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। सफेद बालों वाले आदमी के बारे में सोचकर, जिसने आसानी से 2 राक्षसी खतरों को कुचल दिया, एलेक्स ने उत्साह की एक लहर महसूस की। यह असीम धारक का असली रूप था। जैसे ही सिस्टम में घंटी बजी, असीम शापित तकनीक अनुभव 1-1। बधाई हो, असीम शापित तकनीक अपग्रेड हो गई। परमाणु स्तर के ज्ञान की एक लहर ने उसके दिमाग को भर दिया। अध्याय 23 केवल एक। उन्नत तकनीक ने अब अंतरिक्ष को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया। 10 सेंटीमीटर के भीतर की वस्तुएं नाटकीय रूप से धीमी हो गई, उस तक पहुंचने में असमर्थ। इस विकास के साथ उसकी आधारभूत शक्तियां
लाल और नीला गति और विनाशकारी बल दोनों में बढ़ गई। शापित तकनीक उलटने से एक ही वार लाल अब दुश्मन को मीलों दूर फेंकने के बजाय उसके केंद्र को भेद सकता था। 30 मिनट तक किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, न तो सैनिकों ने, न ही युद्ध में अनुभवी जनरल ने, क्योंकि हल्क के साथ उसकी भिड़ंत देखने के बाद उन्हें अंततः समझ में आया उनके और उसके बीच की दूरी को पाटना संभव नहीं। अब बेहद शक्तिशाली एलेक्स का सामना करते हुए उसने अब व्यर्थ में अपनी ताकत बर्बाद नहीं की। बिखरते युद्ध क्षेत्र के चारों ओर छिपे हुए म्यूटेंट श्रद्धा से विस्मय से देख रहे थे। उनकी निगाहें सफेद बालों वाले उस व्यक्ति पर टिकी थी जो मौन क्रोध बिखेर रहा था। वह सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वह उनका प्रतीक था, उनका भगवान था। एक बार कैद होने, परीक्षण किए जाने और छाया में डाल दिए जाने के बाद म्यूटेंट अब अवज्ञा में डटे हुए थे। किसी भी सेना ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि भारी हथियारों से लैस सैनिक भी दबाव से स्तब्ध रह गए, यह जानते हुए कि मिसाइल की बौछार भी तुरंत नष्ट होने के निमंत्रण के अलावा कुछ नहीं होगी। तभी आसमान में एक गर्जना हुई। एक क्विंजेट हवा में चीरता हुआ हमेशा शांत रहने वाले कूल्सन के नेतृत्व में एजेंटों को ले जा रहा था और उनके बीच एक आदमी हाथ में धनुष लिए खड़ा था। निश्चित रूप से हॉकाई, जो आगे आने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार था। हॉकाई सफेद बालों वाले उस व्यक्ति को घूर रहा था। आंखें सिकुड़ती जा रही थीं। जैसे ही वे धरती में खोदी गई उस विशाल खाई की ओर मुड़े, सैकड़ों मीटर लंबी और असंभव रूप से गहरी। इतने शांत दिखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा विनाश अवास्तविक था। उस आदमी ने हॉकाई की ओर देखा तक नहीं, सीधे कूल्सन से बोला, वहां हल्क और एबोमिनेशन, उन्हें बंद कर दो। सिर्फ एडामेंटियम या वाइब्रेनियम, इससे कम कुछ भी, वे भाग जाएंगे। कूल्सन भौंचक्का रह गया। वह आदमी दो जीवित आपदाओं का जिक्र ऐसे कर रहा था जैसे वे बस बोझ हैं। जिस सहजता से उसने ऐसे खतरों को बेअसर करने की बात की, उसने कूल्सन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सफेद बालों वाला म्यूटेंट खतरनाक से भी बढ़कर था। वह एक चलता फिरता प्रतिमान था। पृथ्वी की नजर से उसके जैसा कोई होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने से वह एक जरूरी शक्ति था। पृथ्वी अकेली नहीं थी और एलेक्स उसका अघोषित निवारक था। फिर एक नजर डालते हुए एलेक्स ने कहा, कूल्सन, मेरे खाते में 200 मिलियन भेज दो। इससे पहले कि कोई जवाब आता, नीली ऊर्जा का एक उभार भड़क उठा और वह क्षितिज में उड़ गया, इमारतों से टकराता हुआ और बिना किसी निशान के गायब हो गया। पीछे सिर्फ सन्नाटा और विस्मय छोड़ गया। SHIILD उसका भुगतान रोक रही थी और एलेक्स जानता था कि यह सिर्फ नौकरशाही नहीं थी, यह एक रणनीति थी। ये एजेंट मूर्ख नहीं थे और उनका नेता, जो हमेशा तेज नजर वाला और 10 कदम आगे रहता था, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। यह कोई लापरवाही नहीं थी, यह एक सोची समझी चाल थी। जैसे ही एलेक्स बिना पीछे देखे चला गया, कूल्सन ने अपने ईयरपीस पर हाथ रखा। उसकी आवाज स्थिर थी क्योंकि वह उस आदमी को रिपोर्ट कर रहा था जो हमेशा उससे कहीं ज्यादा जानता था जितना वह बताता है। कूल्सन ने हॉकाई पर एक नजर डाली। एजेंट बार्टन, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? हॉकाई चुप रहा। उसकी नजरें उस टूटी हुई दीवार पर टिकी थी जहां एलेक्स गायब हो गया था। दरारें किसी दूसरी दुनिया के जख्मों की तरह गहरी उभरी थी। एक तनावपूर्ण विराम के बाद वह धीमी और कांपती आवाज में बोला, यकीन करना मुश्किल है कि कोई इंसान इतनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। उसकी ताकत, यह अवास्तविक है। मैंने जिंदगी भर प्रशिक्षण लिया है, लेकिन अगर मुझे उसका सामना करना पड़ा तो मैं कुछ ही सेकंड में गायब हो जाऊंगा। प्रतिक्रिया करने का समय नहीं। मेरे तीर, वे उसे छू भी नहीं पाए। वह मेरे निशाने से भी तेज चलता है और अगर मैं उसे मार भी दूं तो वह रक्षा। वह अचानक रुक गया, लेकिन संदेश स्पष्ट था। एलेक्स की अंतरिक्षीय बाधा केवल उसी आयाम की कोई शक्ति ही उसे तोड़ सकती थी और अभी उस तरह का हमला बस मौजूद नहीं। कूल्सन ने हॉकाई के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा।
हिम्मत मत हारो। आरो बर्टन, तुम मजबूत हो। दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है। हॉकाई ने सिर हिलाया, मुश्किल से फुसफुसाते हुए। हाँ, केवल एक श्वेत उत्परिवर्ती। छत पर टोनी पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसकी लोहे जैसी नजरें एलेक्स के साये से बाहर आते ही सिकुड़ गईं। बिना एक शब्द कहे स्कैनिंग लाइट की 2 किरणें एलेक्स के शरीर पर घूम गईं, मानो कोई बाज किसी ऐसे रहस्य पर नजर गड़ाए हुए हो जिसे वह सुलझा नहीं सकता। तुमने यह कैसे किया? टोनी ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास गहरा था। तुम उन राक्षसों से मुकाबला कर रहे थे। तुम इतनी आसानी से कैसे जीत गए? क्या तुम इंसान भी हो? एलेक्स ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने एक शांत मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जिसमें अनुभवों का अथाह भंडार छिपा। टोनी, उसने कहा, दुनिया तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं सबसे ताकतवर तो नहीं हूं, और भी है फीनिक्स, जादूगरनी जैसी ताकतें जो असंभव को भी नया रूप दे देती हैं। तुम्हें बस अपना नजरिया व्यापक करने की जरूरत है। टोनी ने पलकें झपकाईं, शब्दों को समझते हुए। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि एक गहरी समझ उठी। शायद दुनिया सिर्फ तकनीक, सूट और समीकरणों की नहीं थी। शायद यह कुछ बहुत बहुत अजीब था। अगर एलेक्स सबसे ताकतवर नहीं था, तो फिर उसके पीछे कौन से राक्षस छिपे थे? फीनिक्स, सर्वोच्च जादूगर सिर्फ नाम, जब तक आपको एहसास न हो कि वे हकीकत को ही तोड़ मरोड़ देते हैं। धरती पर जादूगर, खुलेआम छिपे जादूगर। टोनी को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी दुनिया फिर से पलट रही थी। उसे एलेक्स का शांत आत्मविश्वास याद आया। अभी मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन आखिरकार तुम जीतोगे। एलेक्स ने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं जीतूंगा। कोई बहादुरी नहीं, यह निश्चितता थी। वही बर्फीला आत्मविश्वास जो सतोरु गोजो रखता था। सिर्फ इस बार एलेक्स के पास एक ऐसी व्यवस्था थी जो गारंटी देती थी कि वह गिरेगा नहीं, उसे टुकड़े टुकड़े नहीं किया जाएगा, वह शहीद नहीं बनेगा। वह एलेक्स था और वह नियमों को फिर से लिखेगा। दूसरी तरफ कूल्सन अभी भी डॉक्टर को घुमा रहा था, इस बात से बेखबर कि हकीकत ही टूटने लगी थी। बैनर और एबोमिनेशन हेलिकॉप्टर में लौट आए। बैनर के ईयरपीस से नए आदेश प्राप्त कर रहे थे। निक फ्यूरी की आवाज कड़कती हुई आई। न्यू मैक्सिको में अभी अभी एक रहस्यमयी गड्ढा दिखाई दिया, बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा हथौड़ा जिसे कोई नहीं उठा सकता। कूल्सन, यह तुम्हारा मामला है। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ अच्छे आराम का वादा करता हूँ। कूल्सन ने अपने पतले होते बालों में हाथ फेरते हुए आह भरी। डायरेक्टर, आपने यह पहले भी कहा है। इस बीच अध्याय 24 2 खेल बदलने वाली घटनाओं के साथ शुरू होता है। सबसे पहले टोनी स्टार्क ने अपने साहसिक स्वीकारोक्ति से दुनिया की चुप्पी तोड़ी। मैं आयरन मैन हूं। उस एक पंक्ति ने सुपर हीरो युग की शुरुआत की। लेकिन उस झटके का भी मुकाबला किसी और गहरी घटना से हुआ, एक अराजकता से भरी घटना से। हार्लेम में अराजकता का बोलबाला था, लेकिन तभी सफेद बालों वाला म्यूटेंट आ पहुंचा, एक ओमेगा स्तर की शक्ति, जिसके पास एक भयानक लाल काले नंबर था, जिसने जानवरों को मानो बुझ गई बत्ती की तरह बंद कर दिया। उभरते पत्रकार एडी ब्रॉक ने इसे सबसे बेहतरीन ढंग से कैद किया। चमकती आंखों वाला दानव प्रकट हुआ और दुनिया शायद फिर कभी पहले जैसी न रही। उसने जो काला लाल सिंगुलैरिटी छोड़ा, उसने उस विशालकाय जीव को पलक झपकते ही मिटा नहीं दिया। उसने कंक्रीट और स्टील को चीर डाला, शहर के कई हिस्सों को ढहा दिया, सैकड़ों लोगों को खत्म कर दिया और धरती पर किसी देवता के निशान जैसी 1 किलोमीटर लंबी खाई छोड़ दी। विनाश का वह स्तर, यह उसके सामने मौजूद दोनों राक्षसों के संयुक्त खतरे को बौना कर देता है। लेकिन यहां भयावह हिस्सा है, वह और भी शक्तिशाली हो रहा है। फुटेज की तुलना इसे दर्शाती है। पहला सिंगुलैरिटी अस्थिर था, लगभग हताश, जिससे पता चलता है कि वह थका हुआ था, शायद सैन्य बलों से घिरे होने पर भी पीछे हट रहा था। लेकिन इस बार यह तेज था, साफ था और एक टूटते हुए तारे की तरह प्रहार कर रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि वह चरम पर पहुंचने के करीब भी नहीं है, और अगर ओमेगा म्यूटेंट की सचमुच कोई सीमा नहीं है,
तो यह सफेद बालों वाला असामान्य जीव जल्द ही परमाणु शक्ति के सामने हंस सकता है। जिससे सवाल उठता है, योजना क्या है? क्योंकि उसके विकसित होते हुए किनारे से देखना कोई रणनीति नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। कहीं एक छिपे हुए बंकर में धातु के मुकुट वाला एक बूढ़ा उत्परिवर्ती आखिरकार एक वास्तविक मुस्कान बिखेरता है, जबकि उसका नीली चमड़ी वाला सहयोगी यह सोच रहा है कि क्या यह अंत की शुरुआत है या एक लंबे समय से प्रतीक्षित नई शुरुआत। उसने अखबार पर एक नजर डाली। उसे शक था कि उसकी मुस्कुराहट इसमें लिखी बातों की वजह से। जैसे ही मिस्टिक ने उसे पलटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह सफेद बालों वाला ओमेगा म्यूटेंट भयानक गति से आगे बढ़ा। मैग्नेटो ने उसकी प्रतिक्रिया भांपते हुए मुस्कुराहट के साथ अपना साइकिक हेलमेट ठीक किया। रिवेन, हमारे बिना भी वह शक्ति लगातार आगे बढ़ रही है। हम और भी मजबूत होते जा रहे हैं। इस बीच जेवियर की छिपी हुई प्रयोगशाला में प्रोफेसर ने अखबार एक तरफ रख दिया और अपनी कनपटियों पर हाथ फेरते हुए जीन से धीरे से कहा, हमें उस तक पहुंचना होगा। वह अंधेरे में जा रहा है और अगर यही हाल रहा तो हम उसके नतीजों को रोक नहीं पाएंगे। जीन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी चमकती लाल आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। और उस तनाव से दूर लॉस एंजल्स की एक धूप भरी हवेली में दुनिया का सबसे चर्चित विषय 2 हॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ बैठा था। उभरते दिग्गजों की मौजूदगी में खामोश एक्स्ट्रा कलाकार। उनमें से एक ने मुड़कर पूछा, तो एलेक्स, हार्लेम से पहले तुमने कहा था कि तुम्हें मुझे कुछ बड़ी बात बतानी है। अरे क्या था? टोनी ने तेजी से पूछा। एक हाथ में शराब का गिलास और कंधे पर एक सुनहरे बालों वाली पोशाक लपेटे हुए फ्लोरल शॉर्ट्स में लेटे हुए एलेक्स ने जवाब देने से पहले आलस से अपने शरीर को खींचा। तुम्हारा शरीर जवाब दे रहा है ना? तनाव छिपाने की कोशिश करते हुए टोनी की मुस्कान में खिंचाव आ गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ठीक हूं। लेकिन एलेक्स ने केवल मुस्कुराया और एक सौदा पेश किया। इलाज के बदले में असीमित आर्क रिएक्टर। टोनी ने पलकें झपकाई। बस इतना ही? एक सिर हिला। सहमत। सौदा हो गया। एलेक्स ने लापरवाही से सुनहरे बालों वाली के हाथ से चेरी निकली और बुदबुदाया। पैलेडियम विषाक्तता। वह क्लोरोफिल बस एक बैंड हेड। उस रिएक्टर का उपयोग करते रहो और तुम खत्म। आराम करो। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो साफ नजर आ रही है। उस मॉडल के अंदर जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ा था, ध्यान से खोजो अपनी बुद्धि से। तुम इसे जरूर पालोगे। अलविदा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आर्क रिएक्टर ले आने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जरूरी खबर होगी। और बस ऐसे ही धमाका एलेक्स हवा में गायब हो गया। टोनी स्टार्क और दोनों गोरे लोग अविश्वास से देखते रह गए। टोनी ने पलकें झपकाईं, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वह आदमी, वह और भी ताकतवर हो गया है। लेकिन इससे पहले कि सन्नाटा छा पाता, भारी कदमों की आहट सुनाई दी। निक फ्यूरी जब एजेंटों के एक दल के साथ एक चिकने चांदी के केस को थामे अंदर आया तो टोनी के चेहरे पर झुंझलाहट झलक उठी। फ्यूरी ने मुश्किल से अपना मुंह खोला ही था कि टोनी अपनी सन चेयर पर ऐसे फैला हुआ था जैसे कुछ हो ही नहीं। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ पलटवार किया। नया तत्व, इसे पहले ही हल कर लिया है। इस बीच क्षितिज से बहुत ऊपर एलेक्स हवा में तैर रहा था। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसका शरीर रिवर्स कर्स्ड तकनीक से ठीक होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन वह डरा हो। लेवल 3 ब्लू के साथ भी मैं चेन टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा और लेवल 3 का ऊर्जा अवशोषण रिकॉइल को रोकने के लिए काफी नहीं है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और निराशा बढ़ती गई। मुझे लेवल 4 पर ब्लू की जरूरत होगी या पूरी शक्ति अवशोषण, तभी मैं आजादी से टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। कल ही अंतहीन बारीकी और संयमित आउटपुट के बाद वह आखिरकार लेवल 3 में पहुंच गया था। अब असली परीक्षा शुरू होती है। नंबर 2, जैसे ही एलेक्स न्यूयॉर्क के ऊपर चढ़ा, सिस्टम ने तेज सूचनाओं के साथ घंटी बजाई। 6 आइज लेवल 3 पर पहुंच गया।
लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी दृष्टि 500 मीटर से बढ़कर आश्चर्यजनक रूप से 2000 हो गई, जिससे पूर्ण 360 डिग्री जागरूकता, ऊर्जा प्रवाह का पता लगाने और बेहतर गतिशील ट्रैकिंग का लाभ मिला। उसकी एक्सरे साइट अब आसानी से कंक्रीट और स्टील को चीर सकती थी, जबकि नई दक्षता ने ऊर्जा की बर्बादी को काफी कम कर दिया, जिससे युद्ध में उसकी सहन शक्ति बढ़ गई। एक धूर्त मुस्कान के साथ वह आकाश में कदम रखा और हेल्स किचन के ऊपर मंडराने लगा शिकार शुरू करने के लिए तैयार। इस बीच एक छिपे हुए सैन्य अड्डे की गहराई में उपग्रह रडार से अलार्म बजने लगे। जैसे ही एलेक्स न्यूयॉर्क के ऊपर चढ़ा, सिस्टम ने तेज सूचनाओं के साथ घंटी बजाई 6 आइज लेवल 3 पर पहुंच गया था। उसके दिमाग से उसकी आंखों तक गर्माहट की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी दृष्टि 500 मीटर से बढ़कर आश्चर्यजनक रूप से 2000 हो गई, जिससे पूर्ण 360 डिग्री जागरूकता, ऊर्जा प्रवाह का पता लगाने और बेहतर गतिशील ट्रैकिंग का लाभ मिला। उसकी एक्सरे साइट अब आसानी से कंक्रीट और स्टील को चीर सकती है, जबकि नई दक्षता ने ऊर्जा की बर्बादी को काफी कम कर दिया, जिससे युद्ध में उसकी सहन शक्ति बढ़ गई। एक धूर्त मुस्कान के साथ वह आकाश में कदम रखा और हेल्स किचन के ऊपर मंडराने लगा शिकार शुरू करने के लिए तैयार। इस बीच एक छिपे हुए सैन्य अड्डे की गहराई में उपग्रह रडार से अलार्म बजने लगे। आज के सबसे तेज जेट मुश्किल मैक 3 को छूते हैं, लेकिन यह अनजान वस्तु, यह मैक 5 की गति से आकाश को चीरती हुई गुजरी। सैटेलाइट फीड अभी प्राप्त करें, लॉक करें। मुझे उस चीज पर नजर रखनी है। जब से आयरन मैन सार्वजनिक हुआ, पूरे नक्शे पर अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए यह सुपरसोनिक विसंगति बहुत चौंकाने वाली नहीं थी, कम से कम अभी तक नहीं। हेल्स किचन के ऊपर सैटेलाइट शून्य पर आ गया और छवि ने कमरे में हर सांस को जमा दिया। आकाश में लटका हुआ, अपने कोट की जेबों में हाथ डाले, एक सफेद बालों वाला व्यक्ति नीचे की ओर ऐसे घूर रहा था जैसे कोई देवता चींटियों का निरीक्षण कर रहा हो। जनरल, अनगिनत संकटों का अनुभवी, स्तब्ध रह गया। वे सभी जानते थे कि यह कौन था। इस बयान ने सैन्य अधिकारियों में आग लगा दी। उन्होंने हालात बेकाबू होने से पहले ही सफेद बालों वाले म्यूटेंट को मार गिराने के लिए उच्च क्षमता वाले परमाणु बमों को अधिकृत कर दिया। लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। उसकी गति मच 5 तक पहुंच गई, किसी भी जीवित लड़ाकू विमान से भी तेज। अब वे वॉर कैसे कर पाते? उनकी सोची समझी रणनीतियां धूल में मिल गईं। फिर वह क्षण आया जिसने युद्ध कक्ष को मानो जमा दिया। सफेद बालों वाले म्यूटेंट ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया, ठीक निगरानी उपग्रह की ओर। ऐसा लगा जैसे वह लेंस के आर पार सीधे उनकी आत्माओं में हाँक रहा। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। जनरल लगभग गिर पड़ा। पसीने से तरबतर होकर वह हमले को तेज करने के बारे में गुड़गुड़ा रहा था। भले ही इसका मतलब पूरे शहर का सफाया करना हो। कुछ ही दिन पहले इस जीव को काबू में किया जा सकता था, अब वह पूरी तरह से कुछ और बन सकता है। एक देवता और अराजकता के बहुत नीचे नर्क के रसोई घर की छाया में एलेक्स ने ऊपर देखा। वह आंखों को देखता हुआ महसूस कर सकता था। जैसे ही एलेक्स न्यूयॉर्क के ऊपर चढ़ा, सिस्टम ने तेज सूचनाओं के साथ घंटी बजाई 6 आइज लेवल 3 पर पहुंच गया। उसके दिमाग से उसकी आंखों तक गर्माहट की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसकी दृष्टि 500 मीटर से बढ़कर आश्चर्यजनक रूप से 2000 हो गई, जिससे पूर्ण 360 डिग्री जागरूकता, ऊर्जा प्रवाह का पता लगाने और बेहतर गतिशील ट्रैकिंग का लाभ मिला। उसकी एक्सरे साइट अब आसानी से कंक्रीट और स्टील को चीर सकती थी, जबकि नई दक्षता ने ऊर्जा की बर्बादी को काफी कम कर दिया, जिससे युद्ध में उसकी सहन शक्ति बढ़ गई। एक धूर्त मुस्कान के साथ वह आकाश में कदम रखा और हेल्स किचन के ऊपर मंडराने लगा शिकार शुरू करने के लिए तैयार। इस बीच एक छिपे हुए सैन्य अड्डे की गहराई में उपग्रह रडार से अलार्म बजने लगे। अपनी नई नई उन्नत हुई 6 आंखों की एक झलक से एलेक्स ने ऊपर किसी की चौकस निगाहों को महसूस किया, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि यह बस एक और सैन्य उपग्रह है जो उस पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है।
वह उसकी ओर जानबूझकर मुस्कुराया, फिर गायब हो गया। किंगपिन इंतजार कर रहा था। अध्याय 26। मैं किंगपिन के लिए यहाँ हूँ की शुरुआत एलेक्स द्वारा अपनी परिष्कृत शापित तकनीक चूक नीला का उपयोग करके टेलीपोर्ट करने से होती है, जो तात्कालिक गति का अनुकरण करने के लिए गुरुत्वाकर्षण को मोड़ता है। वास्तविक टेलीपोर्टेशन नहीं, बल्कि तेज गति से संचालित एक भयानक भ्रम। शाप ऊर्जा अवशोषण से बढ़ी हुई सहन शक्ति के बावजूद बल उसे अभी भी घायल करता है। कोई भी सामान्य इंसान चूर चूर हो जाता है। अब 500 मीटर ऊपर एलेक्स नीचे शहर को देखता है। उसकी 6 आंखें दीवारों और परछाइयों को भेदती हैं। इस सुविधाजनक स्थान से वह शापित तकनीक को लटा लाल के विस्फोटक प्रक्षेपण का उपयोग करते हुए हर 30 सेकंड में हेल्स किचन में उछलता हुआ एक नीले उल्का की तरह आगे की ओर उछलता हुआ। एक लक्ष्य, किंगपिन को ढूंढना। हेल्स किचन की छायादार गलियों में स्पाइडर वुमन एक डकैती को नाकाम करती है और वापस क्षितिज की ओर उड़ती है, लेकिन झूलते हुए बीच में उसकी परिधीय दृष्टि में कुछ कौंधता है। सफेद बाल और वे तीखी नीली आंखें हवा में लटकी हुई। ये वही है, वह उत्परिवर्ती। इससे पहले कि वह पुष्टि कर पाती, वह गायब हो जाता है। ग्वेन तेजी से प्रतिक्रिया करती है, एक छत पर जाल बिछाती है, अपनी उन्नत इंद्रियों से स्कैन करती है। वहां हर 30 सेकंड में एक संक्षिप्त पुण्य प्रकटन। उसका दिल बैठ जाता है। एक नई क्षमता, वह फुसफुसाती है। ईर्ष्या उसके अंदर रेंगती है। स्पाइडर वुमन बनना एक सपना था जो उसे ताकत और आजादी देता। फिर भी उससे मुठभेड़ के बाद से कभी कमजोर, अब अथाह शक्तिशाली वह पीछे रह गई है। जैसे जैसे असुरक्षा के साथ संघर्ष होता है, ग्वेन रात में घूरता है, एक ही सवाल से परेशान है, वह इतना मजबूत कैसे बन गया और अब वह क्या बन रहा है। जैसे जैसे एलेक्स अपनी टेलीपोर्टेशन छलांगें जारी रखता है, प्रत्येक 30 सेकंड का विराम उसके शरीर को पूर्व स्थानिक तनाव से उभरने और सटीकता के साथ इलाके को स्कैन करने का समय देता है। वह हेल्स किचन के अधिकांश हिस्से को एक प्रेत की तरह पार करता है, लेकिन बेचैनी घुसती है। क्या उसका लक्ष्य वास्तव में कहीं और हो सकता है? फिर उसके अगले आगमन पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाती है। वह जिले के सबसे साफ सुथरे, सबसे ऊंचे कोने में बसे एक आलीशान निजी क्लब के सामने फिर से प्रकट होता है। यह जगह विलासिता से भरपूर है, चिकने से चुपचाप पैसा और एक चमकदार शांति जो एलेक्स के कमजोर लुक के साथ मिलता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, 2 तेज कपड़े पहने गार्ड उसे रोक लेते हैं। केवल निमंत्रण और उचित पोशाक, एक सपाट रूप से कहता है। दूसरा एक चमकदार मुस्कान और शांत स्वर में वह कहता है, क्या तुम उन्हें बता सकते हो कि मैं किंगपिन से मिलने आया हूं? गार्ड अकड़ जाता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। हाँ, तुम खुद को क्या समझते हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने बाल सफेद रंग लिए हैं और कुछ चश्मा लगा लिया है, तुम खुद को वो सफेद बालों वाला म्यूटेंट समझते हो? एक और गार्ड मुस्कुराता हुआ बीच में आता है। चलो इस आदमी को कुछ समझ में लाते हैं। पास ही एक ग्लैमर से सजी महिला एक बुजुर्ग आदमी से लिपट जाती है और खिल्ली उड़ाते हुए कहती है, जानू, इस लड़के को देखो, एक प्राइवेट क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या इसे नहीं पता कि यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है? वह गार्डों पर व्यंग्य करती है, इसे बाहर निकालो इससे पहले कि यह जगह बदबूदार हो जाए। बूढ़ा आदमी आंखें सिकोड़ता है और झट से कहता है, इसे हटाओ। गार्ड उत्सुकता से सिर हिलाते हैं। चिंता मत करो सर, हम अभी इसका ध्यान रखेंगे। जैसे ही मुक्के एलेक्स के चेहरे की ओर बढ़ते हैं, वह बस मुस्कुराता है, बेफिक्र, लगभग खुश। फिर सन्नाटा छा जाता है। घूंसे हवा में जम जाते हैं। उसकी त्वचा से मात्र कुछ इंच की दूरी पर एक अदृश्य शक्ति द्वारा रोक दिए जाते हैं। चेहरों का रंग उड़ जाता है। महिला और बूढ़े आदमी को डर के साथ एहसास होता है, यह कोई धोखेबाज नहीं है, यह असली सफेद बालों वाला म्यूटेंट है। महिला डर के मारे भाग जाती है। बूढ़ा आदमी कांपता हुआ रह जाता है, लेकिन बचना कोई विकल्प नहीं है।
एलेक्स एक हाथ उठाता है और अपनी उंगलियों को जकड़ लेता है। महिला को एक अदृश्य शक्ति द्वारा पीछे की ओर खींचा जाता है। उसका शरीर दबाव से तब तक ऐंठता है जब तक वह टूट नहीं जाता। वह स्तब्ध गार्डों की ओर मुड़ता है, हमेशा की तरह शांत। मैं यहाँ किंगपिन के लिए हूँ। घबराहट फैल जाती है। एलेक्स अंदर आता है, फिर रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है। ओह, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। बूढ़ा आदमी मुश्किल से सांस छोड़ता है। इससे पहले कि गुरुत्वाकर्षण बल उसके शरीर को मोड़कर बर्बाद कर देता है, एक शांत मुस्कान के साथ एलेक्स क्लब में कदम रखता है। हथियारबंद गिरोह के सदस्यों से भरे कमरे का सामना करता है, जैसे कि वह सारी मार्ग क्षमता रखता हो। मैं यहाँ किंगपिन के लिए हूँ, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज तनाव को ब्लेड की तरह चीरती है। गैंगस्टर जम जाते हैं। पिछले नरसंहार की यादें उनके दिमाग में ताजा हो जाती हैं। यह कोई साधारण म्यूटेंट नहीं है। यह सफेद बालों वाला म्यूटेंट है, जिसने हड्डियों को चकनाचूर कर दिया और एक नजर से वास्तविकता को तोड़ दिया। जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ता है, एलेक्स अपना सिर झुकाता है। वह ठंडी मुस्कान गहरी होती जाती है। लगता है मैं उसे खुद ढूंढ लूं। दबाव आखिरकार एक घंटे को तोड़ देता है, जो घबराहट में गोलीबारी शुरू कर देता है। गोलियों से हवा भर जाने से अराजकता फैल। जैसे ही पहला ढक भागता है, बाकी लोग अंधी घबराहट में उसके पीछे चल पड़ते हैं। उनका डर सफेद बालों वाले म्यूटेंट की कहानी से और बढ़ जाता है। एक ऐसा प्राणी जिसके लिए संख्याएं मायने नहीं रखती, बस कुचले जाने का इंतजार कर रहे कीड़े मकोड़े। एलेक्स उन्हें बिखरते देखता है। उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट तैर जाती है। फिर धमाका उसके शरीर से एक तेज धड़कन बाहर की ओर उठती है, और वही गोलियां जो कभी हवा में लटकी हुई थी, ध्वनि से भी तेज वापस लौटती हैं। एक एक करके वे अचूक सटीकता से अपने निशाने पर लगते हैं, भागते हुए हमलावरों को तुरंत गिरा देते हैं, और बचे हुए लोग चमकदार जमीन पर दर्द से छटपटाते हैं। दर्द के कोरस से परेशान होकर एलेक्स हाथ उठाता है और शांति से बुदबुदाता है। शापित तकनीक की चूक। नीला, एक घूमता हुआ नीला काला शून्य अस्तित्व में आता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण अब विशाल हो गया है, जो आसपास की हर चीज को अपने शांत केंद्र में खींच लेता है। चीखें गायब हो जाती हैं। नरसंहार थम गया है। इस दृश्य से घृणा करते हुए एलेक्स उस भंवर को, उस आलीशान क्लब को पूरी तरह निगल जाने देता है और पीछे एक विशाल गड्ढा ही छोड़ जाता है। और उसके बीचों बीच एलेक्स खड़ा है, सीधी पीठ, नीचे जमीन चमक रही है, एक हाथ जेब में, दूसरा सफेद बालों को सहला रहा है। नीलम जैसी आंखें ठंडी और स्थिर हैं। दूर कांपते हुए बचे हुए लोग स्तब्ध होकर चुपचाप देख रहे हैं कि सफेद बालों वाला म्यूटेंट मलबे के बीच खड़ा है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। बहुत बेहतर, वह लगभग दयालुता से कहता है। लगता है मैं बहुत नरम दिल हूं। मुझे लोगों को तकलीफ में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके शब्द हवा में धुएं की तरह लटके हुए हैं, और बचे हुए लोग मुश्किल से समझ पा रहे हैं कि उन्होंने अभी क्या सुना है। लेकिन एलेक्स पहले से ही चल पड़ा है। उसकी चमकती हुई 6 आंखें किंगपिन की पीछे हटती उपस्थिति का पता लगाती हैं, और एक ही कदम के साथ वह गायब हो जाता है। सैकड़ों मीटर दूर शहर की एक सड़क पर फिर से प्रकट होता है। हवा में उसका हर कदम एक उलटी शक्ति से प्रेरित होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को उसकी इच्छा के अनुसार मोड़ देती है। फिर वह उसे देखता है, एक बख्तरबंद गाड़ी तेजी से भागती है। सूरज की रोशनी उसकी आंखों से टकराती है। जैसे वह अपनी उंगली उठाता है, बंदूक की तरह निशाना साधता है और धीरे से कहता है, धमाका। गाड़ी के अंदर किंगपिन ऐसे बैठा है जैसे किसी फैसले के लिए तैयार हो रहा हो। कवच भले ही उच्च श्रेणी का हो, लेकिन इस तरह की शक्ति के सामने वह कागज जितना पतला है। वह जानता है कि उसके लिए संभावनाएं कम हैं, लेकिन इस दुनिया में जो टूट रही है, आशा की एक किरण भी उसके पीछे भागने लायक है। किंगपिन अपनी आंखें सिकोड़ता है। आवाज ठंडी होती है। आशा करते हैं कि
अरबों डॉलर का वह उपकरण वही करे जो उसे करना चाहिए। बख्तरबंद वाहन आगे बढ़ता है, बूस्टर मिसाइल की तरह चमकते हैं। जैसे ही एलेक्स इसे समाप्त करने के लिए तैयार होता है, एक चुभने वाली बिजली की भिन-भिनाहट उसका ध्यान भंग कर देती है। उसकी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती है और वह आसमान से गिर जाता है। अपनी 6 आईज का उपयोग करके हवा में संतुलन वापस पाकर वह स्थिर होने के लिए तैयार होता है, केवल 2 आने वाले खतरों को पकड़ने के लिए। एक हमलावर छाया में नकाबपोश दुष्टता से हंसता है। आपकी शक्तियों के बिना आप सिर्फ एक आदमी हैं। आपको नीचे ले जाना वह मेरी ट्रॉफी है। वह प्राउलर है, लेकिन बगल से एक आवाज अराजकता को चीरती है। बाहर देखो। बिल्कुल सही समय स्पाइडर वुमन उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन उसी क्षण वह देखती है कि प्राउलर एलेक्स के पीछे एक छिपे हुए उपकरण को सक्रिय कर रहा है। कुछ विस्फोट होने वाला है। एक तेज बिजली की चीख अराजकता को चीरती है। एलेक्स किसी देवता की तरह तैरता हुआ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि लाल काले रंग का विलक्षण तत्व बुझ जाता है। उसका शरीर असहाय होकर नीचे गिरता है। वह आवाज जो भी थी, उसने जोरदार प्रहार किया, जिससे सफेद बालों वाला म्यूटेंट पूरी तरह से खुला रह गया। प्राउलर को अपना मौका दिखता है और वह पंजों वाले क्रोध के साथ झपटा। उसकी आवाज में खतरा छिपा हुआ था। स्पाइडर वुमन आगे बढ़ती है और उसे रोक लेती है। आखिरी सेकंड में उसे लात मारकर दूर धकेल देती है, इससे पहले कि वह एलेक्स के बगल में गिर पड़े। राहत की सांस लेते हुए, शुक्र है मैं लगभग बच पाया। उसकी गर्माहट महसूस करते हुए एलेक्स शांत हो जाता है, यह सोचते हुए मैं लगभग मजा गंवा ही चुका था। अध्याय 28 कोई शक्तियां नहीं में ग्वेन उसे धीरे से नीचे लिटाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। क्या हुआ? तुम अचानक क्यों गिर गए? एलेक्स अपनी असली स्थिति को कुशल नियंत्रण और निर्दोष भाव भंगिमाओं से छिपाते हुए सदमे का नाटक करता है। नहीं, मेरी शक्तियां क्यों चली गईं? दूर से प्राउलर विचित्र विजय के साथ हंसता है। ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना? हमें सेना से सीधे उत्परिवर्ती दमन उपकरण हाथ लग गया। तुम्हारी शक्तियां 1 घंटे के लिए खत्म हो जाएंगी और उस घंटे में तुम बस एक और निशाना बन जाओगे और मैं ही तुम्हारा अंत करूंगा। जैसे ही प्राउलर अपना आखिरी शब्द कहता है, वह मिसाइल की तरह एलेक्स की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन बीच में ही उसे हमेशा की तरह खूंखार स्पाइडर वुमन ग्वेन रोक लेती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, बर्फ की तरह ठंडी। तुम फिर से। इस बार मैं तुम्हें और उस सफेद बालों वाले संकी दोनों को खत्म कर दूंगा। टक्कर तुरंत होती है वेब बनाम तकनीक, गति बनाम रोष, गति के धुंधलेपन में, बिना किसी स्पष्ट विजेता के। लेकिन पल लड़खड़ाता है। क्षितिज से एक दुष्टों का अड्डा नजर आता है। अटूट क्रूर टॉम्बस्टोन, खतरनाक कवच से लदा एक हाईटेक स्कॉर्पियन और साइबरनेटिक अंगों वाली एक खतरनाक महिला डॉक ऑक हवा में चीरती हुई। ग्वेन नोटिस करती है, तेजी से काम करती है, एक जोरदार लात प्रॉलर को उड़ा देती है और एलेक्स को पकड़कर आसमान की ओर भागने से पहले उसे एक लैंप पोस्ट से बांध देती है। नीचे से गोलियों की बौछार होती है, क्योंकि गिरोह के और भी ताकतवर लोग घटनास्थल पर छा जाते हैं, जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तुम कब तक फिर से एक्शन में आओगे? वह इमारतों के बीच झूलती गोलियों से बचती हुई चिल्लाती है। एलेक्स बस मुस्कुराता है। शायद थोड़ी देर, शायद अभी। ग्वेन भौंचक्की रह जाती है। उसे गिराने के लिए मचलती है, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। आखिरकार उसने एक बार उसे बचाया था। ग्वेन का दयालु हृदय उसे हमला करने से रोकता है, लेकिन वह झड़कती है। क्या तुम सच में कह सकती हो? अगर वे पकड़ लेते हैं तो तुम मर जाओगे। एलेक्स आंखें फाड़े जोर देकर कहता है, मैं सच कह रहा हूं। हालांकि दमन उपकरण उसकी ऊर्जा अवशोषण को अवरुद्ध कर देता है। उसकी बाकी उत्परिवर्ती क्षमताएं सक्रिय रहती हैं और वह खोई हुई शक्ति तेजी से रिचार्ज हो रही है। वापस आने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। न कि 1 घंटे जैसा कि प्राउलर ने दावा किया था। तो नहीं, वह झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन ग्वेन नहीं जानती कि वह इस चतुर चालबाज के हाथों खेल रही है।
उसका ध्यान नजदीक आते खतरे पर केंद्रित है। तभी प्राउलर, जो अभी अभी अपने दस्ते से आजाद हुआ है, एक ब्लेड फेंकता है जो उसके जाल को चीर देता है, जिससे वह और एलेक्स चारों ओर से घिरकर नीचे गिर जाते हैं। ग्वेन घबराहट भरी मुस्कान के साथ घबराहट को निगल जाती है और गुदगुदाती है, ओह ये बुरा है, मुझे नहीं पता क्या करना है। अभी भी उसकी बाहों में लिपटी एलेक्स ऐसे मुस्कुराती है जैसे यह कोई खेल हो और चिल्लाती है, खुद पर विश्वास रखो, तुम कर सकती हो, और अगर नहीं तो मैं अभी भी यहाँ हूँ। एलेक्स गुर्राता है जैसे ही प्राउलर व्यंग्य करता है, बच्चा, अपनी उत्परिवर्ती क्षमताओं के बिना तुम मुश्किल से खुद की रक्षा कर सकते हो, किसी और की तो बात ही छोड़ो, तुम किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। बख्तरबंद एक्सोस्केलेटन पहने स्कॉर्पियन एलेक्स को देखता है और उपहास करता है, तो यह सफेद बालों वाला उत्परिवर्ती है। प्रभावित नहीं हुआ। छोटी मकड़ी, सफेद बालों वाले बच्चे, तुम्हारे मरने का समय हो गया है। धातु की एक चीख के साथ स्कॉर्पियन के अंग आगे की ओर झटके से बढ़ते हैं, उसकी पूंछ घातक बल के साथ ग्वेन की ओर झपटी। वह बाल बाल बच जाती है, लेकिन डॉक ऑक की बाहों से अंधी हो जाती है, जिससे वह और एलेक्स दोनों उड़ जाते हैं। एलेक्स साफ साफ उतरता है, कोई शक्ति नहीं, बस धैर्य, और तुरंत आसमान की ओर देखता है। इस बीच ग्वेन दुश्मन के भारी हमले से दबकर नीचे दब गई। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह अब उसकी रक्षा नहीं कर सकती। प्राउलर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अंदर आता है, उस पल का आनंद लेते हुए जब वह घोषणा करता है कि घमंडी सफेद बालों वाला लक्ष्य अपने अंत को पूरा करने वाला है, एक और वैश्विक सदमे के साथ सुर्खियों में आने के लिए तैयार है। लेकिन एलेक्स हिलता तक नहीं, उसकी निगाहें हत्यारे की पहुंच से बहुत दूर किसी चीज पर टिकी है। बर्खास्तगी से क्रोधित प्राउलर हमला करता है, बर्खास्तगी से क्रोधित प्राउलर हमला करता है। एलेक्स की चीख की आवाज सुनने के लिए तरसता है। जैसे ही वह झपटा, ग्वेन उसे रोक लेती है, बस लेकिन अड़े। प्राउलर उसकी चोटों पर उपहास करता है, वादा करता है कि वे दोनों गिरेंगे। उसके पैरों के नीचे एक बैंगनी चमक चमकती है, उसकी गति ओवरड्राइव में आ जाती है। वह दौड़ता है, पंजे एक घातक हमले के लिए खींचे हुए हैं। ग्वेन एलेक्स को ढालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके घाव उसे धोखा दे। जैसे ही घातक पंजे सब कुछ खत्म करने के करीब आते हैं, ग्वेन को अपने सामने एक धुंधली सी चमक दिखाई देती है। तभी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आगे आता है और आसानी से हमले को रोक देता है। उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई शांत और लगभग नाराज सी है। यह अब कोशिश भी नहीं कर रहा है, कितना उबाऊ है। फिर सफेद बालों वाला म्यूटेंट अपना हाथ उठाता है और समय मानो रुक जाता है। प्राउलर हमले के बीच में ही जम जाता है। उसके हाथ के एक झटके से एक कच्ची प्रतिकर्षण की लहर आगे की ओर फूटती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है, जिससे प्राउलर कुचला जाता है और पहचान में नहीं आता। ग्वेन जमी हुई खड़ी है, आंखें चौड़ी किए, जमीन में पंखे की तरह उकेरी गई तबाही को घूर रही है। उसके बगल में एलेक्स बुदबुदाता है, ठंडा और दूर। ओफ ओफ, भाग रहे हो, यह नहीं चलेगा, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। इस बीच दूर स्कॉर्पियन, डॉक ऑक और टॉम्बस्टोन स्तब्ध। वह कैसे ठीक हो गया? उसकी शक्तियां अभी वापस नहीं आनी चाहिए। टॉम्बस्टोन, जो किसी चीज से नहीं डरता, कांपता है। अध्याय 29, किंगपिन की हत्या। जैसे ही घातक पंजे सब कुछ खत्म करने के करीब आते हैं, ग्वेन को अपने सामने एक धुंधली सी चमक दिखाई देती है। तभी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आगे आता है और आसानी से हमले को रोक देता है। उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई शांत और लगभग नाराज सी। यह कोशिश भी नहीं कर रहा है, कितना उबाऊ है। फिर सफेद बालों वाला म्यूटेंट अपना हाथ उठाता है और समय मानो रुक जाता है। प्राउलर हमले के बीच में ही जम जाता है। उसके हाथ के एक झटके से एक कच्ची प्रतिकर्षण की लहर आगे की ओर फूटती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है, जिससे प्राउलर कुचला जाता है और पहचान में नहीं आता। ग्वेन जमी हुई खड़ी है, आंखें चौड़ी किए, जमीन में पंखे की तरह उकेरी गई तबाही को घूर रही है। उसके बगल में एलेक्स बुदबुदाता है, ठंडा और दूर। ओफ
ओफ, भाग रहे हो? यह नहीं चलेगा। मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। इस बीच दूर स्कॉर्पियन, डॉक ऑक और टॉम्बस्टोन स्तब्ध हैं। वह कैसे ठीक हो गया? उसकी शक्तियां अभी वापस नहीं आनी चाहिए थी। टॉम्बस्टोन, जो किसी चीज से नहीं डरता, कांपता है। अध्याय 29, किंगपिन की हत्या। जैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस और स्कॉर्पियन भागने के लिए मुड़े, उनके शरीर अपनी जगह पर अकड़ गए, एक ऐसे कच्चे डर से स्तब्ध जो सहज वृत्ति को ग्रहण लगा गया। ग्वेन बड़ी आंखों से जमी हुई खड़ी थी। उसने बिगुल में सुर्खियां देखी थी, लेकिन कुछ भी उसे उस शक्ति की उपस्थिति के लिए तैयार नहीं कर सकता था। क्या यह व्हाइट म्यूटेंट की पूरी ताकत थी? प्रकृति की इस शक्ति को किन परीक्षणों ने गढ़ा था? उसके होठों पर सवाल आने से पहले वह पहले से ही वहां था। हाथ उसके सिर पर धीरे से टिका हुआ, आवाज गहरी और चुंबकीय थी। शुक्रिया छोटी मकड़ी, मैं इसे यहां से ले जाऊंगा। पलक झपकते ही वह भागते हुए खलनायकों के सामने फिर से प्रकट हुआ। अधूरा काम करने वाले भूत की तरह मुस्कुरा रहा था। पहले ही जा रहे हो? तुम अलविदा कहना भूल गए। जवाब का इंतजार किए बिना हताश होकर बिच्छू ने हमला बोल दिया। अपनी पूंछ से विष का प्रहार, पंजे से कटना, उस प्राणी पर निशान छोड़ने का दृढ़ निश्चय जिसने पहले ही उसका भाग्य तय कर दिया था। शायद उसने सोचा कि अपनी शक्तियों को वापस पाने से उसे एक मौका मिलेगा, लेकिन नियंत्रण अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। बिच्छू ने झपट्टा मारा, उम्मीद करते हुए कि उसकी जहरीली पूंछ और अंग एक महत्वपूर्ण प्रहार कर सकते हैं, लेकिन उसने जो कुछ देखा वह नीले रंग की एक चमकदार चमक थी। एक पल में व्हाइट म्यूटेंट ने उसका अपना कटा हुआ डंक पकड़ लिया और उसे सीधे उस पर फेंक दिया। नीचे देखते हुए बिच्छू को एहसास हुआ कि उसकी पूंछ और पैर पहले ही जा चुके थे, चकनाचूर हो गए थे और धरती में धंस गए थे। डंक, जो अब उसकी खोपड़ी पर निशाना साधा था, उसके बोलने से पहले ही वार कर गया। एक खामोश प्रभाव। एलेक्स के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर हवा में खून जम गया। बिच्छू को बेअसर करने के साथ एलेक्स भागते हुए डॉक्टर ऑक्टोपस की ओर मुड़ा। सैकड़ों मीटर दूर, कोई बात नहीं। सिक्स आईज के मार्गदर्शन में उसने एक सिक्का हवा में उछाला। जैसे ही टॉम्बस्टोन ने अपनी टूटी हुई निगाहें उठाई, एक साया छा गया और एक चमक के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। एक घिनौनी खड़खड़ाहट की आवाज गूंजी जब एलेक्स ने उसकी खोपड़ी को अपनी एड़ी के नीचे कुचला, फिर एक चमकदार मुस्कान के साथ ग्वेन की ओर मुड़ा। अगले ही पल वह ऊंची उड़ान भर रहा था। दूर खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी की ओर हवा में डग भर रहा था। अंदर किंगपिन गंभीर रूप से बैठा था। वही ग्वेन का साथ इस बात से क्रोधित कि उसके अरबों डॉलर के म्यूटेंट सप्रेसर ने व्हाइट म्यूटेंट को मुश्किल से थमा। क्या यह असफलता थी या विश्वासघात? इससे पहले कि यह विचार शांत हो पाए, एक सफेद बालों वाला व्यक्ति गाड़ी के सामने मुस्कुराता हुआ प्रकट हुआ। तुरंत और विनाशकारी, आगे का आधा हिस्सा फट गया। चालक टक्कर में ही मर गया और किंगपिन के चेहरे पर खून के छींटे पड़े और वह अंदर से कुचला हुआ चीखने लगा। धातु की एक तेज चीख के साथ गाड़ी दो टुकड़ों में बंट गई। एलेक्स ने उसे बिना किसी प्रयास के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब बेनकाब और हताश किंगपिन ने गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां समय की तरह हवा में ही जम गईं। उसके सामने खड़ी ताकत के सामने बेकार। अपना अंत करीब आता देख किंगपिन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। धीमी और फटी हुई आवाज में, मैं गलत था। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, एक एक पैसा, एक एक संपत्ति, बस मुझे जीने दो। लेकिन व्हाइट म्यूटेंट जरा भी नहीं हिला। उसके कदमों की आहट किंगपिन के सीने में बिजली की तरह गूंज रही थी। हर एक पिछली से ज्यादा भारी। घबराहट बढ़ती जा रही थी। किंगपिन ने घबराकर कहा, अगर मैं मर गया तो सब जम जाएगा, अरबों खत्म हो जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी कोई जवाब नहीं। म्यूटेंट उसके पास पहुंचा, हाथ उठाया और पल भर में किंगपिन एक विनाशकारी शक्ति में भस्म हो गया। अनंत अंधकार में समा गया। जो बचा मांस और लाल धुंध
एक हिंसक प्रतिकर्षण के तहत बाहर की ओर फटने से पहले कुछ देर तक मंडराता रहा। एक ठंडी मुस्कान के साथ एलेक्स फुसफुसाया, अगर तुम्हारे पास ओबेलिस्क, इन्फिनिटी स्टोन, कास्केड, गुंगनेर, अनंत ज्वाला या अगामोटो की आंख होती तो मैं तुम्हें पूछताछ के लिए छोड़ देता, लेकिन पैसा बेकार। और यह कहकर वह शून्य में चला गया, दूर जा रहे हेलीकॉप्टर की ओर गायब हो गया। इस बीच विमान में सवार सफेद कोट पहने वैज्ञानिक बेतहाशा हर विवरण रिकॉर्ड कर रहे थे। यह डेटा अब उस प्राणी के खिलाफ एकमात्र उम्मीद था जिसे वे श्वेत दानव कहते थे। प्रमुख वैज्ञानिक ने फोन किया। दूसरी तरफ से एक उत्सुक कर्कश आवाज ने तुरंत जवाब दिया। कैसा रहा? प्रयोगशाला की बंजर हवा में यह सवाल तैर रहा था। शोधकर्ता की आंखें चमक उठी। कर्नल, यह काम कर गया। दमनकारी यंत्र ने श्वेत उत्परिवर्ती को निष्क्रिय कर दिया, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, लेकिन अपग्रेड के साथ हम उस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। हम उसे हमेशा के लिए शक्तिहीन करने के कगार पर हैं। स्ट्राइकर का आमतौर पर कठोर चेहरा एक दुर्लभ, डरावनी मुस्कान में बदल गया। बहुत बढ़िया, अब कोई कठोर उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह यंत्र ही उसे नियंत्रित करेगा। मुझे सारा डेटा भेजो और तुरंत उत्पादन शुरू करो। जी हाँ सर, शोधकर्ता ने पुष्टि की, जब तक कि उसके पीछे अफरा तफरी का माहौल नहीं छा गया। क्या हो रहा है? स्ट्राइकर चौंका। अगली आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। दमनकारी यंत्र को सक्रिय करो, अभी हमें भागने के लिए समय चाहिए। चीख ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वह पहले ही आ रहा था। स्ट्राइकर स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जैसे ही डरावनी रिपोर्ट आई, व्हाइट म्यूटेंट ने 10 किलोमीटर दूर से ही उनके हेलीकॉप्टर को पहचान लिया था। इतनी संवेदनशील सीमा अकल्पनीय। इसका मतलब था कि योजना परमाणु वापसी मूल रूप से बेकार थी। वह इसे आते हुए देख लेगा और प्रभाव से बहुत पहले ही गायब हो जाएगा। स्ट्राइकर ने मन ही मन पूछा, वह राक्षस इस तरह कब विकसित हो गया? क्या उसकी शक्ति की कोई सीमा थी? अभी भी संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने आदेश दिया, डेटा प्रेषित करो। दमन उपकरण सक्रिय होने के साथ हमारे पास अभी भी इसे बाहर निकालने का एक मौका है। स्ट्राइकर ठंडे और गंभीर ने घबराए हुए शोधकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की। उनसे व्हाइट म्यूटेंट का डेटा तुरंत प्रसारित करने का आग्रह किया, क्योंकि एक बार उसके पास यह हो जाने के बाद उनके जीवन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। उसने उनसे कहा कि अगर वे म्यूटेंट की शक्तियों को कुछ देर के लिए दबा सकें तो वे बच सकते हैं। लेकिन तभी एक चीख ने प्रसारण को तोड़ दिया। म्यूटेंट 5 किलोमीटर दूर रुक गया था, यंत्र की सीमा से बहुत दूर, और वह उन भयानक काले और लाल विलक्षणताओं को मुक्त कर रहा था। एक अंतिम सिहरन भरी चीख के साथ लाइन कट गई। स्ट्राइकर चुप हो गया। म्यूटेंट ने दमन तकनीक की खोज कर ली थी और अब दूर से ही खतरों को मिटा रहा था। इससे भी बदतर, वह अब से शायद इसके प्रति सतर्क रहेगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी, उसे अभी भी दबाया जा सकता था, अभी भी रोका जा सकता था। इसमें एलेक्स चटकती नीली ऊर्जा में लिपटा हुआ, अंतरिक्ष में बिजली की गति से आगे बढ़ता हुआ, हेलीकॉप्टर पर निशाना साधता हुआ जो अब उसकी नजर में था। उसने अंधाधुंध हमला नहीं किया, एलेक्स बेहतर जानता था। हो सकता है कि उस हेलीकॉप्टर में म्यूटेंट सप्रेशन मॉड्यूल लगा हो, और हालांकि वह दमन के क्षण में अपनी ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता था, वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसके बजाय वह 5 किलोमीटर दूर पीछे हट गया। उसकी 6 आइज के अनुसार उसकी पहुंच से बस कुछ ही दूरी पर वह आकाश में मंडरा रहा। शक्ति और सटीकता का एक भूत, उंगलियां एक ब्रह्मांडीय बंदूक की तरह आपस में टकरा रही थी। एक ही पल में शापित ऊर्जा फलक उठी। एक काले और लाल रंग की विलक्षणता में मूर्ति जो क्षितिज पर कयामत के अग्रदूत की तरह चीख उठी। उलटा लाल वायुमंडल में विस्फोटित हुआ, हवा और ध्वनि दोनों को समान रूप से चीरता हुआ धमाका। पूरा न्यूयॉर्क आसमान की ओर मुड़ गया। जब उल्का बादलों और वास्तविकता को चीरती हुई सर्जिकल विनाश के साथ हेलीकॉप्टर से टकराई,
यह सिर्फ विस्फोट नहीं हुआ, यह बिखर गया। एक क्षणिक चमक शून्य में समा गई। यह सिलसिला चलता रहा, आसमान को चीरता हुआ, शहर के बाहर गहराई में उतरता गया और किसी देवता के उंगलियों के निशान जैसा एक गड्ढा छोड़ गया। और फिर चीखें आईं, जो विस्मय और आतंक से भरी हुई थी। यह व्हाइट म्यूटेंट है, व्हाइट म्यूटेंट। जैसे ही शहर के ऊपर आसमान फटा, भीड़ जम गई, वह वही था। ओमेगा म्यूटेंट, जिससे हर कोई डरता और पूजा करता था, अब बिना किसी प्रयास के हवा में मंडरा रहा था। अब वह उड़ सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है? किसी ने अविश्वास में चिल्लाया। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, किसी और ने हाँफते हुए कहा। हर धड़कन के साथ दहशत बढ़ती गई। सेना, सरकार, तथाकथित योजना कहाँ थी? बाहर की अराजकता के स्पष्ट दृश्य वाले एक गोदाम में पोलारिस जमी हुई। सफेद म्यूटेंट को देखकर स्तब्ध उसकी आंखें हमेशा की तरह ठंडी और कुचलने वाली थी। उसके अंतिम शब्दों की स्मृति उसके अंदर गूंज रही थी। कोई भी म्यूटेंट मदद का इंतजार करके नहीं उठ सकता। उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उसके चारों ओर सहयोगी विस्मय से देख रहे थे। यही उसकी म्यूटेंट शक्ति है। कुछ लोग जोश से चिल्ला रहे थे, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि एक दिन हम इंसानों के खिलाफ युद्ध में महान नेता के साथ लड़ सकें। उसकी कमान में हम आखिरकार आजाद हो जाएंगे। लेकिन पोलारिस लड़खड़ा गया, कड़वी सच्चाई से विचलित। व्हाइट म्यूटेंट, हालांकि उनमें से एक था, उसे म्यूटेंट और इंसानों में कोई फर्क नहीं दिखता था। उसके लिए वे सब कीड़े मकोड़े थे। वह उनके ऊपर किसी देवता की तरह मंडरा रहा था, आंखें ठंडी, न्यायपूर्ण। उस भयावह क्षण में धरती से बहुत ऊपर एलेक्स ने अपने मन में सिस्टम की प्रतिध्वनि सुनी। शापित तकनीक उलटाओ, लाल अनुभव +1 बधाई हो। आपके कौशल शापित तकनीक उलटाओ, लाल का स्तर ऊपर हो गया है।